हमारा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा चल रही थी हमारी। हमने 2 पार्ट कर लिए हैं इसके अफ्रीका महाद्वीप के। वो झीलें भी पढ़ चुके हैं, नदियाँ भी पढ़ चुके हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ ये सींग सा निकला है, नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये सींग सा निकला हुआ नज़र आ रहा है। इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं तो याद रखना है, ठीक है, याद रखना है आपको कि कौन कौन से देश आते हैं इसके अंदर, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं। ये गाय के सींग नुमा आकार का के में फैले 4 देश हैं कुल मिला के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। 4 देश हैं। इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया ये रहा, ये वाला देश इरिट्रिया। उसके बाद में इथोपिया, ठीक है, जिबूती, ये वाला छोटा सा देश है, ये रेड से कलर का है, ये जिबूती है, ठीक है। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, ये सोमालिया, ये 4 देश मिलकर के क्या बनाते हैं, ये कहलाते हैं अफ्रीका की हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका गाय के सींग नुमा आकार के रूप में ये फैले हुए 4 देश हैं, ठीक है। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, ये याद रखना है, जिबूती, सोमालिया। अब जो कुछ देश हैं जिनका उपनाम है, जैसे इस सोमालिया देश है ना, इसका उपनाम है, सोमालिया देश का उपनाम है, वो है समुद्री लुटेरों का देश। समुद्री लुटेरों का देश सोमालिया को कहा जाता है। सोमालिया को समुद्री लुटेरों का देश कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नाइजीरिया को क्या कहा जाता है, इस नाइजीरिया का उपनाम क्या है, तो इस नाइजीरिया का उपनाम है, वो है तेल एम ताड़ का देश। तेल व ताड़ का देश कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से वो एक अपने नदी भी पड़ी थी, है ना, नाइजर नदी, है ना, उस पर बांध भी बना हुआ था एक, जो हमने पढ़ा था अच्छे से, केंजी बांध। अब इसके बाद में मिस्र को क्या बोला जाता है, इजिप्ट या मिस्र को क्या बोला जाता है, तो मिस्र को बोला जाता है नील नदी का वरदान। नील नदी का वरदान, ये उपनाम है इसका। इसमें काफ़ी है उपनाम। नाइजीरिया को तेल व ताड़ का देश, और सोमालिया को समुद्री लुटेरों का देश, और कांगो और ज़ायरों को वना का देश कहा जाता है। कांगो ज़ायरो है ना, जो नदी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री का एरिया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तो वनों का देश बोला जाता है। वनों का देश कांगो ज़ायरे, ठीक है। मिस्र का एक और नाम है नील नदी का वरदान तो कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम है इसका नाम है पिरामिडों का देश। पिरामिडों का देश, पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। अब साउथ अफ्रीका के ओर चलते हैं अपने। साउथ अफ्रीका, इसको क्या बोला जाता है, इसको सोने व हीरो का देश बोला जाता है। सोने व हीरो का देश बोला जाता है इसको। और छोटा अफ्रीका किसे कहा जाता है, तो याद रखना कैमरून को कहा जाता है।
ये कैमरून है, ये वाला। इसको क्या बोला जाता है? तो याद रखना, छोटा अफ्रीका बोला जाता है कैमरून को। ठीक है। तेल व ताड़ का देश किसको बोला जाता है? नाइजीरिया को बोला जाता है। साउथ अफ्रीका को बोला जाता है सोने व हीरों का देश। और समुद्री लुटेरों का देश सोमालिया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन देशों को कहा जाता है? तो 4 देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं, एरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब वे देश जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं, यानी स्थल से घिरे हुए हैं चारों ओर से, वो देश कितने हैं अफ्रीका महाद्वीप के? तो वो कुल 16 देश हैं। ठीक है, जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड है। उनका नाम याद रखना है आपको। वैसे नक्शे में अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहला मैं नाम लिख देता हूँ। पहला है जो लैंड लॉक्ड है, 16 देश ऐसे हैं जो भूमि से घिरे हुए हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो सबसे पहला देश है बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो। और दूसरा चाड आप जानते हो, पढ़ा भी था हमने। एक नाइजर हो गया। और चौथा माली। फिर 5वां दक्षिणी सूडान, ये भी लैंड लॉक्ड है, यानी भूमि से घिरा हुआ स्थल अवरुद्ध देश है। और छठा है इथोपिया। और 7वां है युगांडा। 8वां है रवांडा। 9वां है बुरुंडी। 10वां है जाम्बिया। ठीक है। और 11वां है जिम्बाब्वे, ये भी लैंड लॉक्ड है। और 12वां है मलावी। 13वां है बोत्सवाना। और 14वां है स्वाजीलैंड। और 15वां है लेसोथो या लेसोथो, जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, अपने पढ़ा भी था। और 16वां कांगो, ये भी लैंड लॉक्ड है, पूरा का पूरा स्थल अवरुद्ध देश है। जैसे सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध कौन सा है? तो आप देख पा रहे होंगे चाड एक ये वाला देश है जो सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध है, लैंड लॉक्ड देश है। ये चाड सबसे बड़ा, ये लिख देता हूँ मैं, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध। स्थल अवरुद्ध देश वह। ठीक है। अब स्वाजीलैंड कहाँ है? तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे है। और लेसोथो कहाँ है? तो वो भी लेसोथो भी कहाँ है? तो वो भी यहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। जो स्वाजीलैंड है वो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक इनके मध्य में है। और लेसोथो है वो अफ्रीका देश के अंदर ही है, दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अफ्रीका महाद्वीप के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े देश,
4 बड़े देशों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का, तो वो आप देख पा रहे होंगे दो सभी में इस तरीके से नक्शे के अंदर आप देख पा रहे हो। सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो अल्जीरिया, ये वाला फर्स्ट है। और सेकंड नंबर पर डेमोक्रेटिक कांगो या कांगो ज़ायरे देश, ये वाला। और तीसरे नंबर का आप देख पा रहे हो उत्तरी सूडान या सूडान बोलते हैं जिसको, ये तीसरे नंबर का बड़ा देश है। और लीबिया ये 4th नंबर का देश है, 4th नंबर का देश है। ये है 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े देश अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रथम नंबर पर अल्जीरिया, सेकंड नंबर पर कांगो ज़ायरे और तीसरे नंबर पर उत्तरी सूडान और 4th नंबर पर लीबिया। ठीक है, अब इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 4 बड़े देश इसके देखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान जो है वो है नाइजीरिया। जनसंख्या देखो, जनसंख्या नाइजीरिया, ज भी आ रहा है, न भी आ रहा है, जन, ठीक है। नाइजीरिया, जीरिया ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम देश है अफ्रीका महाद्वीप का। दूसरा इथोपिया, और तीसरा है मिस्र और चौथा है कांगो या ज़ायरे, ठीक है। ये 4 बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अब इसके बाद में कर्क रेखा पर स्थित, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के देश, ये कई बार पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा पर कौन सा स्थित नहीं है, तो आपको याद होने चाहिए ये वाली है हमारी कर्क रेखा, ये वाली है कर्क रेखा, और ये वाली है अपनी मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित कौन से देश हैं, और ये है अपनी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये वाली भूमध्य रेखा। अब कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं, तो पहले नंबर का देश आ गया वेस्टर्न सहारा, ये वाली वेस्टर्न सहारा, ठीक है। फिर मोरिटेनिया, ये वाला सेकंड नंबर वाला मोरिटेनिया। फिर माली आ गया, माली। फिर बाद में अल्जीरिया, फिर लीबिया, ठीक है, लीबिया। फिर मिस्र या इजिप्ट, ठीक है, ये वाला। और एक और देश भी है, देखो यहाँ से भी गुजर रही है मकर रेखा, कर्क रेखा, ये नाइजर से भी गुजरती है, ये ध्यान रखना। ये 7 देश हैं, इस प्रकार से 7 देश हैं जिनसे ये कर्क रेखा गुजरती हैं। पहला कौन सा है, तो याद रखना वेस्टर्न सहारा, ठीक है। मोरिटानिया बोल देते हैं। फिर माली, मोरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये याद रखना है आपको, नाइजर, लीबिया, मिस्र। अब इस पे बात करते हैं अपने भूमध्य रेखा पर।
भूमध्य रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं। तो ये वाला एक यहाँ पे देश है इस जगह पर, जिसका नाम है साओ टोमो प्रिंसेप। साओ टोमो प्रिंसेप, ये वाला है साओ टोमो प्रिंसेप। फिर गिबेन आ गया, गिबेन ये वाला देश, ये गिबेन है, ठीक है, गिबेन हो गया। फिर कांगो आ गया सीधा, रिपब्लिक ऑफ गणतंत्र कांगो है एक, तो एक डेमोक्रेटिक कांगो है, ठीक है, रिपब्लिक कांगो है और एक डेमोक्रेटिक है, दोनों आ गए इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद में युगांडा भी आ गया, ये वाला, ये भी भूमध्य रेखा के ऊपर आ गया। फिर केन्या आ गया, फिर सोमालिया आ गया, सोमालिया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 7 कुल मिला के। सबसे पहले साओ टोमो प्रिंसेप और ये, फिर गेबन आ गया, फिर कांगो आ गया सीधा, फिर डेमोक्रेटिक कांगो आ गया, फिर बाद में युगांडा आ गया, फिर केन्या आया, फिर बाद में सोमालिया आ गया। ये इतने देश हैं जो भूमध्य रेखा पर है। और मकर रेखा पर ये 4 है, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, ये 4 तो मुख्य भूमि पर हैं, ध्यान रखना। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और ठीक है, मोजाम्बिक और ये मेडागास्कर, ये अलग द्वीपीय देश हो गए। यानी 5 देश ये, 6 इधर है और 7 ऊपर है, 7 ऊपर है और 5 नीचे है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, ये ध्यान रखना कि ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, भूमध्य रेखा। ये एक दूसरे को काट रही हैं, कहाँ काट रही हैं, तो याद रखना साउथ अटलांटिक ओशियन में एक दूसरे को काटती हैं भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये भी कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। अब ये इतना याद रखना है। ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप का। अब एक और बताता हूँ आपको, अफ्रीका महाद्वीप का मैंने एक उपनाम बताया था आपको, सोने व हीरो का देश। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक जोहान्सबर्ग एक नगर है, जहाँ पे क्या है, विश्व स्तर पर सोने के खनन हेतु प्रसिद्ध है वो, जोहान्सबर्ग, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है अफ्रीका के अंदर ही है, जिसका नाम क्या है, जोहान्सबर्ग। ये सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है विश्व स्तर पर। और एक दक्षिण अफ्रीका के अंदर ना एक हीरे की खान है, जिस हीरे की खान का नाम क्या है, जोहान्सबर्ग में तो सोना निकाला जाता है, और हीरे की खान है दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है, उसका नाम है किम्बरले, ठीक है। किम्बरले नगर है यहाँ पे, वहाँ पे एक खान बनी हुई है जहाँ से हीरा निकलता है, हीरा खनन हेतु प्रसिद्ध है किम्बरले नगर, ये याद रखना है आपको। ये बातें थी हमारी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, हमने बहुत कुछ बातें पढ़ी हैं, है ना। 16 देश लैंड लॉक्ड हैं, स्थल अवरुद्ध हैं, और ये हमने पढ़ी, ये सारी लिम्पोपो नदी और ये जम्बेजी नदी और कांगो नदी, केंजी बांध बना हुआ नाइजर नदी पर, तेल ढोने वाली नदी कहा जाता है इसको। ये हमने बहुत सारी बातें की हैं इनके बारे में। आप दोबारा से इस वीडियो को
स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं एक बार, लेकिन आराम से आप देखते रहिए, समझते रहिए इन बातों को, ताकि ये लंबी याद रह सके बातें। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे की ओर। हमारा नया महाद्वीप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब हम नया महाद्वीप स्टार्ट करने जा रहे हैं, दक्षिणी, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये वाला उत्तरी अमेरिका है, ऊपर वाला ये वाला, और ये इसी के नीचे दक्षिण अमेरिका, और ये हमने पढ़ लिया अफ्रीका महाद्वीप। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब देखो, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए ये महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है विश्व में? विश्व में 4th स्थान रखता है ये वर्ल्ड में, विश्व में, ठीक है। कौन सा महाद्वीप? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। 4th पोजीशन है इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, दक्षिण अमेरिका के महत्व बारे में, पहला पॉइंट ये हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th स्थान रखता है वर्ल्ड के अंदर। और ये जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ये जो महाद्वीप है ये विश्व में, वर्ल्ड में कौन सा स्थान रखता है? तो 5th स्थान रखता है, 5वां स्थान रखता है वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड में 5वां स्थान रखता है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। और ये जो हमारा था, हमने पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप, ये 2nd नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था उस समय। अब ये बातें क्लियर हो गई। अब ये किस गोलार्ध के अंदर है वो हमें पता लगाना है। तो ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इसी से पता चलेगा। ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। और पूर्वी और पश्चिमी का पता लगाना है तो ये 0 डिग्री आपको पता ही है, ये कौन सी है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी से पता चलेगा। यानी इधर की ओर है तो ये कहाँ है? तो पश्चिमी गोलार्ध के अंदर है, पश्चिमी गोलार्ध में। तो ये वाला महाद्वीप है वो पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है, गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है। लेकिन कौन से गोलार्ध में नहीं है? तो पूर्वी गोलार्ध में नहीं है। और अफ्रीका था वो तीनों गोलार्धों में स्थित था। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसकी खासियत है ये, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो 3 गोलार्धों में स्थित है। कौन कौन से? पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है इसकी। अब हम बात करते हैं इसके उत्तरी बिंदु की और दक्षिणी बिंदु की, पूर्वी बिंदु की, पश्चिमी बिंदु की और उच्चतम बिंदु की और निम्नतम बिंदु की। यानी गहरा कहाँ है और सबसे ऊंचा कहाँ है स्थान इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। ये उत्तरतम बिंदु है इसका, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पर उत्तरतम बिंदु के अंदर, यहाँ से ये उत्तरतम बिंदु है इसका। और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है पुंटा गैलिनास, पुंटा
गेलिनास। इसकी जो उत्तरतम बिंदु है, इसकी अक्षांशीय स्थिति कहाँ है? इसकी अक्षांशीय स्थिति है 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये पुंटा गेलिनास ये है कहाँ? तो ये याद रखना कोलंबिया के अंदर है, कोलंबिया देश के अंदर है। और कोलंबिया देश किसका है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है पुंटा गेलिनास। याद रखना पुंटा गेलिनास इसका उत्तरी बिंदु है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अब हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। पश्चिमी बिंदु यहाँ है, इस स्थान से ऊपर गुजरता है, ठीक है, ये पश्चिमी बिंदु है इसका। और पश्चिमी बिंदु से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो याद रखना 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है, पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पेरू देश की है, वो उसका नाम है पुंटा पेरिनास। पेरू की है तो पेरिनास याद रह जाएगा, पेरिनास, पुंटा पेरिनास एक जगह है जो अपने उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा पॉइंट है? पश्चिमी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु की बात करते हैं अपने, ठीक है, यहाँ पे है पूर्वी बिंदु, इस जगह पर ये पूर्वी बिंदु है। और यहाँ से भी एक रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा, जिसका नाम है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है, पश्चिमी देशांतर रेखा। और यहाँ पे एक जगह है इस बिंदु पर जिसका नाम है पुंटा डी सिक्साज, पुंटा डी सिक्साज, ठीक है। ये जगह है ब्राज़ील के अंदर है, ब्राज़ील का एक जगह है वो पुंटा डी सिक्साज। ये बनाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी बिंदु बनता है ये, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की इसकी। तो दक्षिणी बिंदु ये वाला है, यहाँ पे है, और यहाँ से लेटी हुई रेखा निकलती है जिसका नाम है 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से। और यहाँ पे चिली देश का एक शहर है जिसका नाम है कैप फ्रोवार्ड, ठीक है, कैप फ्रोवार्ड। ये चिली देश का एक स्थान है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। सबसे पहले उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है? पुंटा गेलिनास, कोलंबिया के अंदर है, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणतम बिंदु है वो है कैप फ्रोवार्ड, 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये जो महाद्वीप है ये 3 गोलार्धों में स्थित है, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। पूर्वी गोलार्ध से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसका जो पूर्वी बिंदु है वो है पुंटा डी सिक्सास, ब्राज़ील के अंदर है, और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है वहाँ से। और पुंटा पेरिनास वो इसका पश्चिमी बिंदु है और 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है, ये याद रखना है। अब सबसे ऊंचा स्थान इसका, ऊंचा स्थान यहाँ पे एक चोटी है अर्जेंटीना के अंदर एक चोटी बनी हुई है यहाँ पे जिसका नाम है अकांकागुआ,
अकांकागुआ, अकांकागुआ। ठीक है, अर्जेंटीना के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है अकांकागुआ। वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु है ये अकांकागुआ, ये याद रह जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, ठीक है, जो सबसे निम्नतम बिंदु है इस महाद्वीप का। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, नाम क्या है, तो याद रखना है वाल्देज प्रायद्वीप। ये वाल्देज प्रायद्वीप है, वाल्देज प्रायद्वीप, वाल्देज प्रायद्वीप, वाल्देज प्रायद्वीप, वाल्देज प्रायद्वीप है, द्वीप है। ये क्या है, ये सबसे निम्नतम बिंदु है, यानी निचला स्थान है, सबसे नीचा स्थान है किस महाद्वीप का, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है ये, याद रह जाएगा। सबसे पहली बात, अकांकागुआ सबसे ऊंचा स्थान है, अकांकागुआ चोटी है यहाँ पे, ये सबसे ऊंचा स्थान है और ये अर्जेंटीना के अंदर है, अर्जेंटीना के अंदर है, ये याद रखना। और वाल्देज प्रायद्वीप भी कहाँ है, अर्जेंटीना के अंदर है और ये सबसे निम्नतम बिंदु है। और यहाँ देख पा रहे हो आप, यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है, यहाँ से ऊपर से, ये देख पा रहे हो आप, ये मकर रेखा है, मकर रेखा गुजर रही है यहाँ से, ये मकर रेखा है। मकर रेखा भी इसके मध्य से यहाँ से गुजरती है, ठीक है, इस महाद्वीप की। और ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा भी यहाँ से गुजरती है, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, और नीचे मकर रेखा है, ये भी गुजरती है यहाँ से 23.5 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब इसकी देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से इसका देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा, 81 डिग्री, ठीक है, 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये हो जाएगा इसका देशांतरीय विस्तार। और इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार, तो 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो जाएगा इसका दक्षिणांशीय विस्तार, ठीक है। पुंटा गेलिनास इसका उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु कैप फ्रोवार्ड, और पश्चिमी बिंदु पुंटा पेरिनास जो पेरू के अंदर है, पेरू देश के अंदर है। और पुंटा डी सिक्सास इसका हो गया पूर्वी बिंदु, हो गया पूर्वी बिंदु हो गया। और ये कहाँ है, तो ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील के अंदर है, ये याद रखना है आपको, इतना महत्वपूर्ण बातें हैं इतनी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात चलती है इसकी पर्वत के बारे में, पर्वत श्रृंखला के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ना एक पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबा पर्वत है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है ये, ठीक है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये पर्वत, और इक्वेडर से होते हुए, पेरू से होते हुए, ठीक है, पेरू से होते हुए, ये ध्यान रखना, पेरू से होते हुए, लेकिन साथ से यहाँ से जाता है थोड़ा सा अटैच होकर के इक्वेडोर, यहाँ से थोड़ा सा ब्राज़ील के अंदर भी है, और फिर बाद में बोलिविया के अंदर आ जाता है, और यहाँ से चिली के साथ से जाता है, ये चिली के साथ साथ जाता है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला ऐसे बनाता रहता है, ठीक है। ये पर्वत है एक प्रकार का, और कहाँ तक जाता है, तो ये नीचे तक जाता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये एक पर्वत श्रृंखला है
इसी का नाम क्या है इस पर्वत श्रृंखला का? तो आपको याद रखना है, सबसे लंबा पर्वत है ये विश्व का, इसका नाम क्या है? तो एडीज पर्वत, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, एडीज पर्वत है ये, और ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। कितने मीटर लंबा है या किलोमीटर लंबा है? तो याद रखना है ये 7200 किलोमीटर लंबा है, 7200 किलोमीटर लंबा, 7200, ठीक है। इस पर्वत का नाम क्या है? सबसे पहले याद रखना इसका नाम क्या है? तो एडीज पर्वत। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 7200 किलोमीटर है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि, है ना, ये क्या है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, इसके बारे में बातें लिखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण, कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस भाग में है? तो पश्चिमी भाग के अंदर है, पश्चिमी भाग में, पश्चिम में है, पश्चिमी भाग में है, ठीक है, पश्चिमी भाग में स्थित है ये, ठीक है। और ये कैसा पर्वत है? तो याद रखना ये कैसा पर्वत है? तो याद रखना नवीन वलित पर्वत है ये, नवीन वलित या मोड़दार पर्वत है, ठीक है, नवीन वलित पर्वत है या मोड़दार पर्वत है। और ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, ये भी विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, ठीक है। लंबाई इसकी बता दी मैंने, 7200 किलोमीटर है। और ये किस काल का पर्वत है? ये आप लोग सारे काल में पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन अभी याद रख लेना सिर्फ कि अल्पाइन काल का पर्वत है। ये किस काल का पर्वत है? तो अल्पाइन काल का पर्वत है, अल्पाइन काल का पर्वत। किस काल का पर्वत है? अल्पाइन काल का पर्वत है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये फर्स्ट कोलंबिया, फिर सेकंड इक्वेडोर, फिर पेरू, ठीक है, पेरू हो गया, इक्वेडोर के बाद पेरू, पेरू के बाद बोलीविया, बोलीविया चौथे नंबर पर, बोलीविया, ठीक है। और ब्राज़ील, ब्राज़ील में भी फैला हुआ है, यहाँ भी ये ब्राज़ील भी है, बोलीविया, ब्राज़ील, ठीक है। चिली के अंदर भी है, चिली के अंदर भी, चिली में भी हैं। और आगे चल के फिर ये अर्जेंटीना के अंदर भी फैला हुआ है, ठीक है। यानी किस के अंदर नहीं होता, ये किस देश के अंदर नहीं है? तो उरुग्वे एक देश है, उसके अंदर भी नहीं फैला हुआ। और पराग्वे, ये दो देश हैं जिनके अंदर ये फैला नहीं हुआ है। और वेनेजुएला के अंदर भी नहीं फैला हुआ है, ठीक है, वेनेजुएला हो गया। ये कुछ देश बसते हैं जिनमें नहीं है ये पर्वत फैला हुआ, ठीक है। ये गुआना हो गया, सूरीनाम हो गया, सूरीनाम, ठीक है। और ये वाला देश हो गया एक, ये फ्रेंच गुआना हो गया, ठीक है, फ्रेंच गुआना है ये। और ये वाला गुआना, और ये सूरीनाम है इधर, ठीक है। इनमें नहीं है ये, बाकी सभी में फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? एडीज पर्वत है, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना है, इक्वेडोर देश देखो, इक्वेडोर ये रहा, यहाँ पे ना एक तो सक्रिय ज्वालामुखी है और एक है मृत ज्वालामुखी। यहाँ पे दो ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ पे दो ज्वालामुखी हैं, एक तो है सक्रिय, एक है मृत, ध्यान रखना, एक है सक्रिय, एक है मृत। यहाँ पे दो ज्वालामुखी हैं, ठीक है, इक्वेडोर के अंदर है, ये आपको याद रखने हैं। इक्वेडोर के अंदर इस पर्वत के ऊपर ही दो ज्वालामुखी है, ठीक है, दो ज्वालामुखी है। यहाँ दो ज्वालामुखी है, एक तो है मृत, एक है सक्रिय,
जो सक्रिय है यानी जिसमें से आग निकल रही है, लावा निकल रहा है, वो कौन सा है? उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो याद रखना इक्वेडोर के अंदर है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये क्या है? भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। ये रहा भूमध्य रेखा के ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है? कोटोपैक्सी क्या है? ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, आपको याद रखना है ये कोटोपैक्सी। अब ये क्या है? ये कहाँ है? तो भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर है ये। और किस देश के अंदर है? तो ये है इक्वेडोर, इक्वेडोर पर देश के अंदर है, इक्वेडोर पर, इक्वेडोर देश के अंदर है। कौन सा ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है और ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये विश्व के अंदर भी कोई स्थान रखता है अपना। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ध्यान रखना। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो कोटोपैक्सी। कहाँ है? इक्वेडोर के अंदर है, याद रखना है। किस पर्वत पर है? तो एडिस पर्वत पर है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस दूसरे ज्वालामुखी की जो इक्वेडोर के अंदर ही है, और ये मरा हुआ है यानी मृत ज्वालामुखी है। इसका नाम है चिम्बो रेजो, ठीक है, चिम्बो रेजो ज्वालामुखी है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला कौन सा है? तो चिम्बो रेजो ज्वालामुखी है, जो क्या है? मृत है। और कहाँ है? तो आपको पता है इक्वेडोर देश के अंदर ही है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, इक्वेडोर के अंदर है। अब एक पेरू देश है, जानते हो ना पेरू, ये रहा नीचे वाला, ये तीसरे नंबर वाला, मैंने 3 नंबर लगाया था, ठीक है। पेरू देश के अंदर भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है पेरू देश के अंदर भी, पेरू देश के अंदर भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर मान सकते हो अपने, यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, पेरू देश के अंदर भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी लावा निकल रहा है इसमें से, ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, पेरू देश के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? तो ये याद रखना है, आपको नाम याद रखना है इसका नाम है पिचू पिचू। क्या नाम है? पिचू पिचू, पिचू पिचू ज्वालामुखी, ठीक है। पिचू पिचू ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू देश के अंदर है, ठीक है। और ये कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि बोलीविया, ठीक है, बोलीविया और पेरू, इनके सीमा पर ना एक झील बनी हुई है, ठीक है। इनकी सीमा पर यहाँ पर एक झील बनी हुई है, जिस झील का नाम क्या है? तो याद रखना, इस झील का नाम है टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। ये इसकी भी एक महत्वपूर्ण बात है विश्व स्तर पर, जैसे कोटोपैक्सी की नहीं थी, कोटोपैक्सी की क्या था? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये वैसे ही ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। इसका नाम क्या है? टीटीकाका झील। कहाँ है? तो पेरू और बोलीविया इन दोनों की सीमा पर है ये, ठीक है। अब एडिस पर्वत की एक सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, जो कहाँ है? अर्जेंटीना के अंदर है, सर्वोच्च चोटी है।
यानी सबसे ऊंची चोटी मान सकते हो, सर्वोच्च चोटी है, अर्जेंटीना के अंदर है, ये है सबसे ऊंची चोटी मान लो, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एडीज पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और ये भी ध्यान रखना सबसे उच्चतम स्थान है, ऊंचा स्थान है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये। और इस सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये नाम है इसका अकांकागुआ, अकांकागुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखना 6960 मीटर, 6960 मीटर, ठीक है। यह कहाँ है, तो याद रखना अर्जेंटीना और चिली दोनों की सीमा पर है, अर्जेंटीना और चिली दोनों की सीमा पर है, ध्यान रखना। अब एक स्थान के बारे में बताता हूँ मैं, जिसका नाम है लापाज, लापास, लापास, ठीक है, लापास। ये बोलीविया के अंदर है, बोलीविया के अंदर है लापास। और ये बोलीविया के अंदर है, और ये एक महत्वपूर्ण जगह भी है बोलीविया की, जिसका नाम है लापाज। लापाज का क्या है, तो ये बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया की क्या है, ये राजधानी की राजधानी है, ये राजधानी है। जैसे अपनी राजधानी दिल्ली है, वैसी तरीके से ये लापाज है, वो बोलीविया की राजधानी है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये राजधानी है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसका नाम क्या है, लापास। हमने अकांकागुआ की बात की, ये दो देशों की सीमा पर है, अर्जेंटीना और चिली, ठीक है, ये भी हमने बात कर ली है। और अब देखो ये अकांकागुआ के बारे में एक और बात बताता हूँ। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी, सर्वोच्च पर्वत चोटी। और विश्व स्तर की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ हैं, तो आप लोग जानते हो हिमालय है, हिमालय के ऊपर होते हैं ना वो पर्वत चोटियां, जैसे अपने कंचनजंगा हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, ये सारी की सारी विश्व स्तर की सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो हिमालय में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हमने बात की है एडीज पर्वत के बारे में, इसके ऊपर कुछ ज्वालामुखी हैं, इनके बारे में। दो ज्वालामुखी इक्वेडोर में हैं, कोटोपेक्सी चिम्बारेजो, चिम्बोरेजो, ठीक है, ये सारी हमने बात की है, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मराकाइबो झील की, ठीक है, मराकाइबो झील, मराकाइबो झील के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये ध्यान रखना मराकाइबो झील है, ये वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला के अंदर है, ठीक है, मराकाइबो झील है, वो वेनेजुएला के अंदर स्थित है। ये झील है ना, ये बनी हुई आप देख पा रहे हो, वेनेजुएला के अंदर है ये वाली झील, ये वाली झील, ये वाली झील का नाम क्या है, तो याद रखना मराकाइबो झील, मराकाइबो झील कहाँ है, तो वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला के अंदर है, ठीक है, मराकाइबो झील। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों मैंने बताई आपको, क्योंकि ये क्या है, पेट्रोलियम के भंडार हेतु बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध झील है, पेट्रोलियम के भंडार निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है।
मराकाइबो चीन, है ना, ये वेनेजुएला के अंदर। अब एक और बात महत्वपूर्ण बताता हूँ मैं आपको। वेनेजुएला देश है ना, वो एक संगठन का सदस्य है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक, ठीक है, ओपेक नामक एक संगठन का सदस्य है ये। अब ये ओपेक है क्या चीज़, तो आप सुनना ध्यान से। पेट्रोल जब निर्यात करता है ना कोई देश, उनका संगठन बनाया गया है जो बेचते हैं पेट्रोल को, है ना। निर्यात करने वाला यानी बेचने वाला, पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है ये, ठीक है। पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है ओपेक, ठीक है। पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन, निर्यात करने वाले देशों का संगठन है, ठीक है। अब ये क्या करता है संगठन, ये कीमतें निर्धारित करता है, कीमतें निर्धारित करता है किसकी, पेट्रोल की, पेट्रोल डीजल, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें निर्धारित करता है, ठीक है। अब इसका गठन कब किया गया इस संगठन का, तो ये संगठन का गठन किया गया था 1960 के अंदर, 1960 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है इस संगठन का, तो वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है इसका मुख्यालय, ठीक है। वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। अब इसके अंदर कितने सदस्य हैं वर्तमान के अंदर, वर्तमान में इसके अंदर 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य, ठीक है, 12 सदस्य। और वेनेजुएला इन 12 में से एक है, ठीक है, 12 सदस्यों में से एक है वेनेजुएला, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात थी। अब इसके बाद में हम चलते हैं घास भूमि की ओर। उत्तरी अमेरिका में घास भूमियाँ महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण घास भूमियाँ हैं, ठीक है। अब देखो, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है। कोलंबिया और वेनेजुएला के अंदर एक घास भूमि है, ठीक है, घास भूमि है। वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच में एक घास भूमि है, यहाँ घास भूमि है, ठीक है, ये वाली कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में एक घास भूमि है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो लेनोस घास भूमि, याद रखना इसका नाम क्या है, तो लेनोस घास भूमि, लेनोस घास भूमि, ठीक है, लेनोस घास भूमि। अब लेनोस घास भूमि की बात करता हूँ मैं, तो ये कैसी घास भूमि है, कहाँ कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, कोलंबिया और वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में, ठीक है। और ये कैसी घास भूमि है, तो याद रखना ये कैसी है, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा के आसपास जो घास भूमि होगी ना, वो उष्ण कटिबंधीय होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय मिल जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने, ठीक है, एक इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है, गुयाना, सूरीनाम, ठीक है, इन सभी देशों के अंदर से एक वन क्षेत्र पाया जाता है, वन पाया जाता है जो है ना, इसके भूमध्य रेखा के आसपास ये वन क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ वन क्षेत्र पाया जाता है इस एरिया के अंदर, ठीक है। और पेरू भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, और इस एरिया के अंदर वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। इस एरिया के अंदर आप देख पा रहे हो, इस एरिया में वन क्षेत्र पाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, विषुवतीय वन, वर्षा वन पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है भूमध्य रेखा गुजर रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, बरसात होगी, बहुत ज़्यादा बरसात होती रहती है, तो यहाँ पे विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं, विषुवतीय वर्षा वन, विषुवतीय वर्षा वन, विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं
जिसका नाम क्या है, इनका नाम है सेल्वास। सेल्वास ये वन पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है। और ये आपको पता है वर्ष विषुवतीय वर्षावन होते हैं वो 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यानी उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, कि यहाँ पे जैव विविधता की प्रचुरता होती है, जैव विविधता की प्रचुरता पाई जाती है, यानी जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा, है ना, डिफरेंसेस होते हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है, अमेजन नदी आपको याद भी होगा। इस क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, अमेजन नदी पाई जाती है, ठीक है। अमेजन नदी है जो विश्व की तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन जल बहाव की दृष्टि से पहली है, विश्व की सबसे ज़्यादा जल बहाव वाली नदी है, ठीक है, अमेजन नदी, ठीक है। ये याद रखना अमेजन नदी के बारे में फैक्ट। एक तो महत्वपूर्ण बात ये है कि विश्व की दूसरी, पहली नील नदी है, ठीक है, विश्व की दूसरी लंबी नदी है। और इसका एक और फैक्ट क्या है, तो ये जल बहाव, सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है, विश्व की जल बहाव की दृष्टि से प्रथम है, की दृष्टि से विश्व में प्रथम है, ये प्रथम नदी है जल बहाव की दृष्टि से, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या है, इसी वन क्षेत्र के अंदर, विषुवतीय वन क्षेत्र है ना, ये जो सेल्वास है, सेल्वास, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक सांप पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, एनाकोंडा। विशाल आकार के जंतु या सांप पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है, एनाकोंडा पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो याद रखना है एनाकोंडा पाए जाते हैं, सेल्वास वनों के अंदर पाए जाते हैं एनाकोंडा, यानी सांप, बड़े आकार के, विशाल आकार के, ठीक है। अब इसके बाद में एक नीचे की ओर एक और घास भूमि है, ठीक है, घास भूमि है जिसका नाम है कैंपोस घास भूमि, कैंपोस घास भूमि। ये ब्राज़ील और कुछ एरिया इसका पेरू का आ जाता है, और इस तरीके से ये घास भूमि है, ये वाली, ठीक है। ये जो घास भूमि है इसका नाम क्या है, यहाँ घास भूमि पाई जाती है, इसका नाम क्या है, तो याद रखना कैंपोस घास भूमि, कैंपोस घास भूमि, ठीक है। ये कहाँ है, तो ब्राज़ील देश के अंदर स्थित, मेनली तो ब्राज़ील के अंदर ही है, ध्यान रखना, मेनली ब्राज़ील के अंदर ही है। और ये कैसी घास भूमि है, तो याद रखना उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि है ये, ठीक है, ये याद रह जाएगा। कैंपोस घास भूमि कहाँ है, तो ब्राज़ील के अंदर है मुख्य रूप से, और ये उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, ये याद रखना है, ठीक है। अब एक और जगह बताता हूँ मैं, ठीक है। ये जगह कहाँ है, तो याद रखना ये है अर्जेंटीना और पराग्वे, इसके बीच में यहाँ ये लगभग जगह पाई जाती है, ठीक है, यहाँ लगभग पाई जाती है, ठीक है, ये वाली जगह। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखना ग्रान चाको, इसका नाम क्या है, ग्रान चाको। ये कहाँ पाई जाती है, तो पराग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में स्थित है। और ये कैसा क्षेत्र है, याद रखना ग्रान चाको कैसा क्षेत्र है, दलदल नुमा क्षेत्र है, दलदल नुमा क्षेत्र है
ग्रहण चाको बोला जाता है इसको। ये दलदल नुमा क्षेत्र है, यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ जाएगी धस जाती है नीचे की ओर, दलदल में चली जाती है, यानी दलदल नुमा क्षेत्र है ये। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद में एक और घास भूमि है, वो अर्जेंटीना के अंदर है। ठीक है, अर्जेंटीना के अंदर एक घास भूमि एक और है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है पंपास घास भूमि। पंपास घास भूमि वो यहाँ है अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, ये घास भूमि पाई जा रही है, इसका नाम क्या है, तो याद रखना पंपास घास भूमि। पंपास घास भूमि। ठीक है, पंपास घास भूमि पाई जाती है। अब ये अर्जेंटीना के अंदर है, और ये कैसी घास भूमि है, ये उष्ण कटिबंधीय नहीं है बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण यानी शीत भी है और उष्ण भी है, क्योंकि इधर की ओर अपने जाएंगे तो बर्फ जमी हुई है ध्रुवों की ओर, वो शीत भी है और उष्ण भी है। उष्ण कहाँ है, तो गर्मी ये भूमध्य रेखा के करीब है लगभग, है ना, गर्म इलाका है, यानी नमी वाला इलाका है, आर्द्रता वाला इलाका है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, पंपास घास भूमि। कहाँ है, तो अर्जेंटीना के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पे ना एक घास उगती है बहुत, है ना, बहुत अच्छी घास उगती है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, अल्फा 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 एक घास पाई जाती है पंपास घास भूमि के अंदर। अब ये घास क्या करती है, ठीक है, पशुओं को क्या कर देती है, मोटा तगड़ा कर देती है। घास खाते हैं जो पशु, ठीक है। और ये फलीदार पौधा होता है, ये फली लगती है इसके, फलीदार पौधा है ये प्रकार का। अल्फा अल्फा घास है ना, वो फलीदार पौधा है। वो क्या करते हैं, ये यहाँ के जो पशु हैं वो खाते हैं इसको, और वो मोटा तगड़े हो जाते हैं, और वहाँ से उन मोटे ताज़े पशुओं से किसकी प्राप्ति करते हैं, मांस की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, और पोषक तत्वों से युक्त होती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ता है इससे। ये फलीदार पौधा है और ये क्या करता है, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता भी है। अब अर्जेंटीना के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अर्जेंटीना, अब अर्जेंटीना के बारे में महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई कि अर्जेंटीना क्या बन गया, राष्ट्र जो है ये अर्जेंटीना, ये विश्व का सर्वप्रमुख मांस निर्यातक, ठीक है, मांस निर्यातक राष्ट्र बन चुका है। ये राष्ट्र कहलाता है, ठीक है, मांस निर्यातक राष्ट्र कहलाता है, ये याद रखना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक नीचे की ओर, अर्जेंटीना के अंदर एक मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल पाया जाता है यहाँ। ये मरुस्थल मान लो अपने अर्जेंटीना के अंदर ये, ठीक है, ये मरुस्थल है। इसका नाम क्या है, तो याद रखना पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब ये कहाँ है, तो अर्जेंटीना देश के अंदर ही है। अब इसके अंदर क्या है, एक ऊंट प्रजाति होती है ना, ऊंट प्रजाति, उसी का छोटा आकार का जंतु मिलता है यहाँ पे इस मरुस्थल के अंदर, जिसको बोला जाता है ऊंट प्रजाति का एक छोटा जीव है, छोटा जंतु है, छोटे आकार का, जिसका नाम क्या है, लामा व गवानको, ठीक है, गवानको, ठीक है। ये दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं इस मरुस्थल के अंदर। ऊंट प्रजाति के ही हैं। ये किस प्रजाति के, ऊंट प्रजाति के हैं, लेकिन छोटा आकार है इनका। ऊंट प्रजाति के दो जंतु हैं, ये छोटे आकार के हैं, और इनका नाम क्या है, लामा व गवानको, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और विश्व ऊंट दिवस कब बनाया जाता है, तो 22 जून को बनाया जाता है। 21 जून को हमारा योग दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। फिर अगले दिन ही विश्व ऊंट दिवस बनाया जाता है 22 जून को। और आपको ये भी पता होगा कि जो
भारत का लद्दाख है, उसमें एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी है। उस क्षेत्र में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, 2 कुबड़ वाले। नुब्रा घाटी है, वहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, ठीक है। और गुजरात का कच्छ है क्षेत्र है ना, कच्छ की खाड़ी है जहाँ पे, उस क्षेत्र में खराई ऊँट पाया जाता है, खराई ऊँट पाया जाता है, जो क्या करता है, यह समुद्री तट में 4-5 किलोमीटर तैर करके किसको खा के आता है, मैग्रोव वनस्पति होती है वहाँ पे, है ना, किनारे पे अपने कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में ना मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जो ये ऊँट है ना, जो खराई ऊँट है, ये उसको तैर करके खा कर खाता है, सेवन करता है उसका, ठीक है। ये अपने को महत्वपूर्ण बातें ऊँट के बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं आगे वाला मरुस्थल, जो चिली देश के अंदर है, इसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल यहाँ पर है, चिली के अंदर है, ठीक है। ये मरुस्थल मान सकते हो आप। इस मरुस्थल का नाम क्या है, तो याद रखना अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल है ये, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल है, चिली देश के अंदर है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक तो पाए जाते हैं किसके भंडार पाए जाते हैं, नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं इस मरुस्थल के अंदर। कौन से भंडार पाए जाते हैं, तो याद रखना इस अटाकामा मरुस्थल के अंदर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पे ही ना एक विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, जिसका नाम है अरिका। इसी मरुस्थल के अंदर है विश्व का सबसे शुष्कतम, यानी जहाँ पे बिल्कुल नमी ना हो, आर्द्रता ना हो, बिल्कुल शुष्क हो, ड्राई हो, ठीक है, शुष्कतम स्थान पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, तो अरिका कहाँ पाया जाता है, तो अटाकामा मरुस्थल के अंदर एक स्थान पाया जाता है, ठीक है। अब ये बना क्यों, तो यहाँ पे ना एक ठंडी जलधारा आती है इधर से, ठीक है, जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। ये बना क्यों अटाकामा मरुस्थल, तो इसकी वजह थी ये ठंडी जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, यानी समुद्र से एक जलधारा निकलती है, वो क्या करती है, इसकी नमी को ले जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था, याद हो आपको, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हमने पढ़ा था कालाहारी मरुस्थल और नाबी मरुस्थल, वो था एक ठंडी जलधारा के कारण बने थे वो। ये हो गया हमारा पेरू और हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा है, वो अटाकामा मरुस्थल का निर्माण करती है, ये इसकी जिम्मेवार है इसको बनाने का, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इसकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, वो करेंगे हम, कुछ बची हुई बातें हैं, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके मरुस्थल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके स्थल अवरुद्ध क्षेत्र, भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश, मकर रेखा से गुजरने वाले देश और ब्राज़ील के बारे में थोड़ी बात आगे करेंगे अपने, ठीक है। धन्यवाद।